हाय स्टूडेंट्स, हेलो। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ली सोशल साइंस। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट को समझने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमने समझा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स को समझे थे, जिसमें कि एक फीचर्स है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सेकेंड हम चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि कैसे इंडिया में सारे रिलीजन को एक ही माना जाता है। ठीक है, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन, नेशनल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को हम एक ही ट्रीटमेंट देते हैं। अब तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमें पार्लियामेंट की नीड ही क्यों है, या फिर पार्लियामेंट होती क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। पहला है लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियरी। तो गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव है, हम उसी लेजिस्लेटिव को पढ़ने वाले जो लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव बॉडी, 3 बॉडी है गवर्नमेंट की, एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बॉडी। हम पहले भी समझ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशियरी बॉडी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इन दोनों के बीच में उसको सॉल्व करती है। कौन? जुडिशियरी। तो आज हम लेजिस्लेटिव बॉडी यानी पार्लियामेंट के बारे में समझने वाले हैं, जहाँ लॉज बनता है। ठीक है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज और कानून को बनाया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पार्लियामेंट। So parliament enables the citizen of India to participate in decision making and to control the government। सबसे मेन बात है कि पार्लियामेंट में जो हम भेजते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि हम खुद तो सारे लोग, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, करोड़ों पॉपुलेशन है इंडिया का, हम खुद सारे लोग पार्लियामेंट जा नहीं सकते कानून बनाने के लिए, सारे लोग मिलके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट हमें क्या करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को, कि हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम सारे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग में। यानी पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर एक क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जो लीडर्स होते हैं, हम हमारे बिहाफ में, क्योंकि उन लीडर्स को कौन चूज करता है, हम खुद चूज करते हैं। सपोज करिए वो लीडर कुछ रूल बना रहा है, यानी कि हम बना रहे हैं वो रूल, तो हमसे कनेक्ट है वो। तो डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, और कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का बात हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का बात हो रहा है, आगे आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसका 2 हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। सिंपल, लोकसभा यानी जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लोकसभा यानी लोगों के लिए, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्य को, यानी कि स्टेट को। ठीक है, तो ये है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो हमारे पास सभा है, या फिर 2 हाउस है हमारे पास पार्लियामेंट में। कानून इन 2 हाउस में मिलकर बनाया जाता है। ज़्यादातर कानून कहाँ पे बनाया जाता है? लोकसभा में बनाया जाता है। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जो लोकसभा में जो लोग हैं, यानी कि लोकसभा में जितने भी लीडर्स जाते हैं, अभी हमारे पास लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स है, और राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है। तो लोकसभा से हमें अभी, लोकसभा के बारे में हमें पढ़ना है, राज्यसभा को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो लोकसभा जो बॉडी है, यानी इसे लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है, लेकिन फिर भी इसे लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये है लोअर हाउस, ये है अपर हाउस। तो 3 नाम आपको याद करना है: लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो लोकसभा में जो लोग जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में जो लोग जाते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है? इतने जो लीडर्स जाते हैं लोकसभा में, अभी जो लीडर्स हैं हमारे लोकसभा में, जितने भी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा में जाते हैं, इसको इलेक्ट कौन करता है? इसे कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। हम खुद इन्हें इलेक्ट करते हैं और भेजते हैं कहाँ पे? लोकसभा में, कि हमारे लिए वो कानून बनाए। तो पार्लियामेंट में क्या होता है? कानून बनता है। थोड़ा हम कॉलोनियल एरा को समझते हैं, ब्रिटिश के टाइम को समझते हैं। ठीक है, फिर हम फ्री इंडिया को समझेंगे। तो कॉलोनियल टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। डिसीजन सारे जो अंग्रेज थे वो लेते थे हमारे लिए। हमारा जो खून है पूरी तरह से चूसते थे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, हमारे पास कुछ राइट टू क्रिटिसाइज नहीं था। अगर कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, अंग्रेज बना रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है, फिर भी हमें उसे अग्री होना पड़ता था, हमें मानना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई चांस नहीं, क्योंकि जो जहाँ पे जो लॉ मेकिंग बॉडी था, यानी ब्रिटिश काल के टाइम पे जो भी लॉ बनाने का जो बॉडी था, जैसे पार्लियामेंट, उस वक्त हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इंडियंस वहाँ पे नहीं जाते थे, सिर्फ वहाँ पे अंग्रेज थे। लेकिन 1885 में एक नेशनल पार्टी बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे अभी हम कांग्रेस से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस से जानते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी बात रखती है कहाँ पे? ब्रिटिशर्स के आगे, कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो ब्रिटिश का लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहाँ पे इंडियंस को भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, यानी कुछ वहाँ इंडियंस भी जाने चाहिए जो इंडिया के बिहाफ में कुछ थोड़ी बहुत डिसीजंस लेंगे।
ठीक है, जो डिस्कस कर सकते हैं। अगर ब्रिटिशर कुछ बजट पे कुछ बजट प्रेजेंट कर रही है, फिर कुछ गलत पॉलिसी बना रही है, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बात बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ऐसा क्यों किए। तो सब फर्स्ट टाइम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बात रखी है कि हमारे लिए इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेचर में लाओ, हम खुद इलेक्ट करेंगे, यानी जो लोग हैं वो खुद वोट देकर अपने इलेक्टर्स को कहाँ भेजेंगे, लेजिस्लेचर में। उसके बाद 1885 में बात रखा गया। 1909 में ब्रिटिश का एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1909 में आता है, जो अलाउड कर देता है, ठीक है, कुछ लोगों को जो इंडियन्स है, यानी उस वक्त सबको वोटिंग राइट नहीं था, कुछ ही 10 to 12% ही लोग वोट करते थे, ठीक है। तो जो लोगों को वोटिंग राइट था, वो लोग कुछ लोगों को वोट देकर उनको अलाउ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउ कर दिया था कि हम लोग वोट देकर क्या किए थे, लेजिस्लेचर में कुछ अपने इलेक्टेड मेंबर्स को भेजे थे। कब? 1909 के इस एक्ट के बाद, ताकि जो हमारे बिहाफ वो लोग आवाज़ ले, यानी कि इंडिया के बिहाफ, इंडिया के लोगों के बिहाफ में हमारे जो लीडर्स हैं वो आवाज़ उठाएंगे, कुछ ब्रिटिश को, कुछ भी अंग्रेज को गलत पॉलिसी नहीं बनाने देंगे। उसके बाद इंडिया फ्री हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, और बहुत सारे हमारे शहीद, जितने भी हमारे लीडर्स थे, उनके लिए हमेशा एक प्राउड और एक हमेशा रिस्पेक्ट रहेगा हमारे दिल में। उसके बाद इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने सबसे पहले जो रखा, वो हमने रखा कि हाँ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाएंगे, यानी कुछ लोग इंडिया में रूल नहीं करेंगे, जो लोग हैं उनका रूल चलेगा। तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री लाएं, यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनती है, वो कौन इलेक्ट करता है? खुद लोग इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं वोट देकर। सबसे पहले हम इलेक्टेड मेंबर्स को चुनेंगे पार्लियामेंट के लिए। जो अभी हमारा पार्लियामेंट है उसमें सारे लोग इलेक्टेड है, यानी हम सब उन्हें इलेक्ट करके भेजे हैं, ठीक है, ताकि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जो लोग चाहते हैं, वो फुलफिल हो सके। लोग क्या डिमांड चाहते हैं, लोगों की क्या उनकी एस्पिरेशन है, क्या उनकी चाहत है, वो पूरी हो जाए। और सब सेकंड बात, जो ब्रिटिशर हमें नहीं दिए थे, जो ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दिया था, वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जितने लोग वोट दे सकते हैं, एक एज तक पहुंच चुके हैं जो वोट दे सकते हैं, वो लोगों को वोटिंग राइट हो, सारे अडल्ट को वोटिंग राइट हो, जो ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दिया था। लेकिन हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया, यानी कि जितने भी लोग अडल्ट है, उस वक्त 21 प्लस था, यानी जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त जो वोटिंग एज था वो था 21 प्लस, बट नाउ अभी है 18। तो उस वक्त तो 21 प्लस के जितने भी एडल्ट लोग हैं उनको फुल राइट है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है, किसी का कलर क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, कास्ट क्या है, इन सब के बेसिस को ख़त्म करके हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया कि सारे लोगों को वोटिंग राइट है। तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है उन्हें कौन इलेक्ट करता है? हम खुद इलेक्ट करते हैं, उनके मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब थोड़ा लोग और उनके रिप्रेजेंटेशन के बीच में थोड़ा कनेक्शन, रिलेशन समझते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, हर चीज़ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कल्चर के तो लोगों की बहुत सारी डिज़ायर है, अप्रूवल है, पार्टिसिपेशन है। तो लोगों की बहुत सारे डिज़ायर है, ठीक है ना, तो लोगों के अप्रूवल ही बहुत ज़रूरत है और पार्टिसिपेशन ही बहुत ज़रूरत है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, जो लोग हैं उनका डिज़ायर भी बहुत है और उन पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। तो हाँ, पार्टिसिपेट भी करते हैं, यानी जो इंडिया के कुछ लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े भी होते हैं, और कुछ लोग हैं जो इलेक्शन में वोट भी देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर्स होते हैं, एक जो वोट देते हैं वोटर्स होते हैं। तो हम चूज़ कैसे करते हैं? पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो उनके लीडर है उनको चूज़ करके अपने मेंबर ऑफ वहाँ पे भेजते हैं लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में बैठकर वो लोग कानून बनाते। तो हम चूज़ कैसे करते हैं? इलेक्शन से। क्या करते हैं हम? इलेक्शन है, इलेक्शन जब भी होता है 5 साल में, हम वोट देकर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, MP को कहाँ भेजते हैं पार्लियामेंट पर। वहाँ पे जाकर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारा जो वॉइस है, हमारा जो डिज़ायर है उसको अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा सिस्टम चलता है। चलिए, तो हम रोल ऑफ द पार्लियामेंट समझेंगे, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। हमने देखा था पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 543 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 550 मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं, और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर 250 तक हो सकते हैं। मे बी राज्यसभा में शायद 550 आई थिंक, आई गेस, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट 543 मेंबर्स अभी है। और लोकसभा में जितने भी मेंबर्स जाते हैं, ठीक है, लोकसभा यानी जो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स जाते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं लोकसभा में, और जितने भी मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो 6 साल के लिए बनते हैं। 6 साल के बाद फिर होता है, फिर वो हट जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो लोकसभा के लोग होते हैं उनको हम इलेक्शन के साथ हम उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में थोड़ा समझते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, जिस तरह की सेंटर में, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, उस तरह स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। जिस तरह सेंटर गवर्नमेंट में एक कानून बनाने की बॉडी है लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो एक
ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टेट में है सारे स्टेट में 2 हाउस नहीं होते हैं, जो 6 या 7 ही स्टेट है जहाँ पे 2 हाउस है, मे बी आई गेस 6, हाँ 6 स्टेट है इंडिया में अभी जिसका 2 हाउस है, ठीक है। तो एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक जिसे विधानसभा कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। तो सारे स्टेट में विधानसभा है। विधानसभा क्या है? स्टेट के लिए कानून बनाएगी। कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि लोकसभा हमारे लिए बनाती है पूरे सेंटर, पूरे होल इंडिया के लिए, तो हर एक स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट के बिहाफ में कानून बनाती है। चलिए अब हम समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे इलेक्ट करते हैं और कैसे 543 मेंबर्स चले जाते हैं पार्लियामेंट में। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट से बराबर लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडिया में क्या चूज़ किए हैं? हम चूज़ किए पॉपुलेशन वाइज। जिस भी स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, उनका डिमांड ज़्यादा होगा, उनके एस्पिरेशंस ज़्यादा होंगे, तो वहाँ से लोग ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। तो हमारे इंडिया में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है कि जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश थोड़ा छोटा बना दिया, हाँ बिहार है, ठीक है। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी छोटे छोटे रीजन को बांट दिया गया, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, ठीक है। इस रीजन से एक इलेक्ट होकर लीडर जाएगा, इस रीजन से एक इलेक्ट होकर लीडर जाएंगे। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 से 4 लीडर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, और हम उन्हें हम जो भी हमें पसंद आता है, जो भी पार्टी हमें पसंद आती है, वो कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक पूरे इंडिया में इतना कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, कितना 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लीडर जाते हैं? एक ही लीडर जाते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में। और कौन उन्हें इलेक्ट करते हैं? हम इलेक्ट करते हैं। वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी, फॉर एग्जांपल नेशनल फ्रंट पार्टी, जैसे कि उसके बाद हो गया कांग्रेस पार्टी, ठीक है। उन्हें हम लोकसभा में भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए कानून बनाए। कौन? ये जो हम 543 लीडर्स को भेजते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे कि आगरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड में भी जैसे धनबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, गिरिडीह कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग रीजन में, यानी जोग्राफिकल एरिया एक बांट दिया गया है कि हाँ एक स्टेट में एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2, 3, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर जाएगा कहाँ पे? लोकसभा में। तो इस तरह से इलेक्शन होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं संसद में, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में समझते हैं। राज्यसभा में हमारा कोई रोल नहीं होता, यानी हम इलेक्ट नहीं करते। राज्यसभा में इलेक्ट कौन करता है? जो स्टेट में हमने पढ़ा था कि स्टेट का एक अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो स्टेट में जो मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वोट देकर इलेक्ट करते हैं, तो स्टेट में जो जाते हैं मेंबर्स इलेक्ट होकर, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में जाते हैं इलेक्ट होकर, वो क्या करते हैं? वो चूज करते हैं किनको? राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली चूज करते हैं, ठीक है। किसको? राज्यसभा को, मेंबर्स को। हम इलेक्ट नहीं करते। राज्यसभा में जितने लोग जाते हैं 245 मेंबर्स जाते हैं, जिसमें कि 233 इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं? जो स्टेट में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव लोग जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं इन 233 मेंबर्स को, और 12 नॉमिनेटेड होता है बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 राज्यसभा मेंबर्स को। यानी किन्हीं के पास कुछ क्वालिटीज़ होगा, कोई अगर साइंस में बेटर होंगे, आर्ट में बेटर होंगे, लिटरेचर में बेटर होंगे, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में, तो उन्हें क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 245 मेंबर्स में हमारा कोई रोल नहीं होता, हम इलेक्ट नहीं करते, हम इलेक्ट करते हैं 543 मेंबर्स को। अब हम फीचर्स को समझते हैं कि पार्लियामेंट का फीचर क्या है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ये तीनों फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब भी फर्दर क्लास में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब देखिए, अब जैसे सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चले गए कहाँ पे? लोकसभा में। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टी के लोग कहाँ चले गए? लोकसभा में। क्या बन गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। कितने चले गए? 543 चल गए। अब एक लिस्ट बनाया जाएगा कि किस पार्टी के लोग ज़्यादा आए। अगर फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के टीम के लोग ज़्यादा आए हैं या फिर बीजेपी के टीम के लोग ज़्यादा आए हैं, तो एक लिस्ट बनाया जाएगा कि हाँ कांग्रेस के टीम के लोग ज़्यादा है, बीजेपी। तो इस बार क्या हुआ? जैसे कि बीजेपी के अभी इलेक्शन हुआ है हाल ही में, ठीक है, तो बीजेपी के ज़्यादा आए लोग, बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर ज़्यादा आए कहाँ पे? लोकसभा में। तो इनका सरकार बनाया जाएगा। इनका सरकार कैसे बनाया जाएगा? तो इस पार्टी के लोग, सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ हम सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं उसमें से एक लीडर खड़ा होगा जो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कैसे होगा? जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगा, मेजॉरिटी मतलब कि जिस भी पार्टी को ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर आपको 10 का मेजॉरिटी निकालना है, तो जिसका भी 5 से ज़्यादा है, जिसका भी 6 आया, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो जैसे फर्स्ट आ गया, ठीक है ना, सेम उसी तरह। यानी कि 543 मेंबर्स से हमारे पास, ठीक है, किसमें? लोकसभा में। तो इसका हाफ होता है, हाफ और प्लस उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, यानी आधा प्लस 1, 50% से ज़्यादा। तो इसका 50 हो गया 27
271.5 हो गया इसका आधा, तो उससे ज़्यादा हो गया 272। जिस भी पार्टी का सीट 272 होगा या फिर उससे भी ज़्यादा, एक ज़्यादा दो ज़्यादा, लेकिन 272 होना ही चाहिए, वो पार्टी क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। और उसी पार्टी की सरकार बनेगी। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, पर समझ आ जाएगा, अच्छे समझिए। देखिए क्या होता है कि हर एक पार्टी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जाते हैं संसद में, वो जाते हैं पार्लियामेंट में। जिस भी पार्टी के लोग ज़्यादा आए हैं, यानी कि सारे पार्टी को मिलाकर अगर 272 आ रहा है, बीजेपी के जो मेंबर्स है वो ज़्यादा है, यानी कि 272 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, पार्टी फॉर्म करेंगे। अगर सपोज करिए कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, सारे पार्टी 60, 70, 80, 100 इस तरह के लाए हैं सीट, तो क्या तब क्या बनाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब होता है कि जैसे कि जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी बहुत सारे पार्टीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि नेशनल फ्रंट हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ है, जैसे कि जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है। तब क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट होगा। यानी कि जैसे कि एक ये 2 3, तो एक कांग्रेस को 50 मिला है, बीजेपी को 50 मिला है, नेशनल फ्रंट को 50 मिला है, सबको मिलकर अगर एक बन जाएगा क्या, 272। तो सबको मिलकर, यानी बहुत सारे पार्टी एक साथ आते हैं, यानी जिन भी पार्टी को कम कम मिला है, सबको कम कम मिला है, तो कुछ पार्टी बोलते हैं कि चलो मिलकर हम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो कुछ पार्टी एक साथ आते हैं, कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब कोलिशन गवर्नमेंट बन गया, कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला तो सारे पार्टी मिलकर बना दे, सारे नहीं, 2 3 पार्टी मिलकर कोलिशन करके एक साथ हाथ मिलाकर कोलिशन गवर्नमेंट बना देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी कि एक पार्टी का जो भी लोग है वो डिसाइड करेंगे कि हाँ किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर बना दिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज करेंगे अपने कुछ मिनिस्टर्स को, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर। तो अलग अलग मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे कि आ जाओ तुम मेरे मिनिस्ट्री में आ जाओ। तो कुछ आई गेस कुछ 81 से भी बहुत सारे मिनिस्टर को चूज किया जाता है, लेकिन इनका क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया, ये कुछ एडिशनल बात बता रही हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी कि ये अपने कुछ मिनिस्टर को चुनते हैं, 80 मिनिस्टर को चूज करते हैं और खुद को मिलाकर 81। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 81 होता है, जो कि 80 ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया, 80 मिनिस्टर्स जो ये प्राइम मिनिस्टर खुद चूज करेंगे अपने पार्टी से, ठीक है, और खुद एक, तो टोटल 81 ये बनाते हैं सरकार। इनको कहते हैं हम गवर्नमेंट। ये जो नेशनल गवर्नमेंट हम कह रहे हैं ना, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, तो कैसे बनता है, इन्हें कहते हैं हम। ये जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी प्राइम मिनिस्टर उनके जो ब्रदर्स है, जो उनके मिनिस्टर्स है, उन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यही एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारा सरकार है, जो हम कोसते हैं कि सरकार ऐसा करता है, सरकार ऐसी करती है, सरकार ऐसी करती, तो सरकार ऐसा करती है, सरकार ये गलत लॉ बनाती है, तो हम किसे कहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव को कहते हैं। ये कौन चूज करता है, जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आया है वो क्या होता है, उसमें से एक जो लीडर है, जो सारे लोग बोलते हैं, एग्री करते हैं, अच्छा ठीक है इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है। बाकी सब मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अपने मिनिस्टर को चूज करते हैं, 80 मिनिस्टर को, और ये जो 81 होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कानून को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी जो हमने पढ़ा, जो पार्लियामेंट में कानून तो सिर्फ बनाया जाता है, पार्लियामेंट में सिर्फ कानून बनाया जाता है, लेकिन कानून को लागू करवाने के लिए भी तो कोई बॉडी चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उनके मिनिस्टर जिन्हें सरकार कही जाती है, वो कानून को लागू करवाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। पहला ये है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सेकंड, टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट का सेकंड काम है कंट्रोल करना, गाइड करना गवर्नमेंट को। कौन से गवर्नमेंट को, जिसे हमने अभी पढ़ा एग्जीक्यूटिव, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो हो गए गवर्नमेंट। तो क्या होता है, पार्लियामेंट में 2 तरह के टीम होते हैं, एक होता है रूलिंग पार्टी, एक होता है ओपोजिशन पार्टी। अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, ओपोजिशन यानी जो विपक्ष पार्टी, जो सामने में जो पार्टी है जो जीती नहीं है, ठीक है, वो है ओपोजिशन पार्टी। तो क्या होता है, जैसे कि जो ये लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स है, ये कुछ रूल्स बनाए पार्लियामेंट में, ठीक है, कुछ लॉज, जैसे कुछ बिल को इंट्रोड्यूस किए लॉ, ठीक है, कुछ बिल को इंट्रोड्यूस किए कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो उसको क्वेश्चन आवर कौन करेगा, ओपोजिशन पार्टी करेगी कि आप ये बिल को क्यों बनाए, इस बिल में ये खराबी है, इस बिल में आपको ये सुधार करनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन, यानी कि कुछ भी अगर अच्छा लॉ बनाए फिर भी क्वेश्चन पूछेगा ओपोजिशन पार्टी, कुछ बुरा लॉ बनाए फिर भी क्वेश्चन पूछेगा कौन, ओपोजिशन पार्टी। यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी लोग हैं, यानी जो रूल कर रहे हैं उसको छोड़कर और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, 272 को छोड़कर और भी तो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, उनको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो सरकार है उसको। यानी कि हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डालती है कि आप इस तरह के लॉ नहीं बना सकते, आप कानून गलत बना रहे हैं। तो सवाल जवाब आप खुद देखे होंगे कि आप टीवी में आप न्यूज़ देखते होंगे कैसे जो लीडर्स हैं उनके बीच में कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई होता है, जो बातें होते हैं, डिस्कस होता है, डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशंस होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ओपोजिशन हमेशा सवाल करती है जो रूल करते हैं पार्टी को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी का हेल्थी फंक्शन है। हेल्थी फंक्शन आई मीन कि
जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना ले आए, यानी कि अपना खुद का रूल ना चलाने लगे, कुछ भी लॉ ना बना दे अनवांटेड लॉ जो हमारी लॉ की जो हमारे लिए गलत है, कुछ गलत कानून ना बना दे, ठीक है। इस वजह से ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा पार्टी को क्रिटिसाइज करती है जो पार्टी रूल करती है। जैसे कि अभी बीजेपी पार्टी रूल कर रही है और कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी बहुत सारे लॉज कुछ गलत बनाते होंगे, कुछ अच्छा बनाते होंगे, तो हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए। यानी कि जो भी पार्टी है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाएंगे, वो कौन क्रिटिसाइज करेगा? जो भी जो 72 को छोड़कर जो भी और अदर पार्टी के जो लोग हैं, ओपोजिशन पार्टी है, वो लोग कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो फर्स्ट ये है, पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो लोग नेशनल गवर्नमेंट को बनाते हैं। सेकंड, गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो पार्टी रूल कर रही है उसको। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाते हैं। ये लोग सिर्फ लड़ाई नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के कहासुनी नहीं करते, ये लोग काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और सबसे सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग का, यानी कानून बनाने का। इसके बारे में हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप इतना याद रखिए, पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है। ठीक है, आप समझेंगे कैसे कानून बनाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में कैसे कानून बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल यानी कि होता है कि जब कानून बनाया जाता है तो उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हाँ, हम इस बिल के तहत इस कानून को बनाने वाले हैं। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग मेजोरिटी में बोल दिया, अच्छा ठीक है ये बिल सही है, मेजोरिटी में पास कर दिए, तो बिल कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा के पास चला जाएगा, जो हमने पढ़ा था सेकेंड हाउस है। यहाँ पे ये लोग या तो रिव्यू में भेज सकते हैं वापस कि आप इस बिल में कुछ और सुधार कीजिए, कुछ अमेंड करिए, कुछ चेंज करिए, आपके ये जो बिल है ये गलत है, तो ये या तो वापस भेज सकते हैं या फिर पास कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने पास कर दिया, लोकसभा से भी पास हो गया बिल, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, तो बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे बस ऐसे छोड़ सकते हैं, अरे हटाओ ना, चाहे वो उसमें एसेंट दे सकते हैं, यानी अपना साइन कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने उसमें अपना साइन कर दिया तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक कानून बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। तो इस तरह से बिल को बनाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद। अब पढ़ेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं इंडिया में। तो पार्लियामेंट में बहुत तरह के लोग जाते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग जाते हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लोग जाते हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, कुछ दलित्स जाते हैं, कुछ माइनॉरिटीज और कुछ वुमेन्स जाती है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए अपने सारे क्षेत्र के लोगों को। तो हिस्टोरिकली हमें पता है कि माइनॉरिटीज़ यानी दलित्स, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण सिस्टम इंडिया में चल रहा है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो ये शूद्रास दलित्स हैं। ये शूद्रास दलित्स कहना थोड़ा बुरा लग रहा है, अब बस इतना याद रखिए, इन्हें दलित्स सबसे लोअर क्लास माना जाता था उस वक्त, अभी नहीं, अभी सारे लोग इंडिया में बिल्कुल सेम है, सब हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो दलित सबसे नीचे आते थे, तो इनको हमेशा हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट किया जाता था, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था, ये हमेशा इनको पीछे रखा जाता था। दलित शूद्रास से भी नीचे आते थे, आई एम रियली सॉरी, दलित यहाँ आते थे, ठीक है। सारे वर्ण खत्म होने के बाद उसके बाद दलित आते थे, जिनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अगर दलित को देख लेंगे तो वो मतलब वो अछूत हो जाएंगे, इस तरह का बात किया जाता था। हिस्टोरिकली उनको पानी के लिए उनको टेम्पल्स नहीं जाने दिया जाता था। तो बहुत सारे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वुमेन के भी साथ सेम बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है शुरू से। उनको हमेशा घर के काम बोला जाता था कि तुम सिर्फ घर के काम करने के लिए है, तुम लोग बाहर के काम नहीं कर सकती हो। तो हमेशा हम लोगों को वुमेन को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद सरकार ने बात उठाई कि हाँ, माइनॉरिटीज़ यानी जो लोग माइनॉरिटीज़ किन्हें कहते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदू इतना है, मुस्लिम्स इतना है, तो जो भी रिलीजन के लोग कम है, जिनका पॉपुलेशन कम है, उन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो दलित्स हमारे पास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे पास उस वक्त माइनॉरिटीज़ में थे, ठीक है। तो हमें उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका होता था? जो अमीर लोग, जो रिच लोग होते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता था। तो हमने रिजर्वेशन दिया, किसे? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को हमने रिजर्वेशन दिया कि हाँ, कुछ सीट इनके लिए रिजर्व कर दिया। जैसे कि ये एक स्टेट है, इसमें कुछ सीट किसके लिए रिजर्व किया? इनके लिए। यानी कि इसमें जो इलेक्ट होंगे ये सिर्फ यही लोग हो सकते हैं, कोई जनरल कैटेगरी या फिर कोई ओबीसी कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते, या फिर कोई, ठीक है, दूसरे कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते, जिसके लिए रिजर्व किया गया। तो इस तरह से क्या है कि इनका पार्टिसिपेशन और भी बढ़ गया हमारे पार्लियामेंट में। ये ज़्यादा लोग इलेक्ट होकर पार्लियामेंट जाने लगे, अपने एरिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाने लगे। सेम उसी तरह विमेन के लिए भी रिजर्वेशन की बात शुरू से चलते आ रही है। बहुत डिबेट हमेशा पार्लियामेंट में चलते आ रहा था, लेजिस्लेचर में, कि वुमेन को भी कुछ सीट उनके लिए भी रिजर्व कर दो, कि हाँ, इस सीट में बस वुमेन ही आ सकती है पार्लियामेंट में। लेकिन फाइनली 2023 में अप्रूव कर दिया गया है, और लोकसभा में 33%, 100 में 33%, यानी कि 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व किया गया है?
वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये पूरा चैप्टर था, बहुत ही सिंपल छोटा सा चैप्टर था। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार NCERT बुक को भी पढ़ लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सो तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।